हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम आप लोगों की तैयारी को थोड़ा और गति प्रदान करने के लिए आए हैं। इस कोरोना पीरियड में भी आप लोगों की तैयारी न रुके, इसके लिए हम आप लोगों के लिए 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन का आज हम पार्ट 13 लाए हैं, अर्थात पार्ट 13 लाए हैं। और यदि आप लोग हमारे प्रीवियस पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। हम इनके प्रीवियस पार्ट का सारे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं। और आप लोगों को ज्ञात होगा कि ये जो 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन कर रहे हैं वो सारे प्रश्न रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित जीव विज्ञान के इस बुक से लिए गए हैं। तो आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लगे, आप लोगों के लिए यूजफुल हो, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और उस वीडियो को आप लोग देख पाएँ। ठीक है, तो इसी के साथ आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा कंटिन्यूटी के साथ, और हो सके तो आप लोग एक नोटबुक और पेन भी ले लीजिएगा और आप लोग अपने आप को स्वयं टेस्ट करते चलिएगा कि आप लोगों को कौन सी क्वेश्चंस का जवाब आ रहा है और कौन सी क्वेश्चंस का जवाब नहीं आ रहा है। इससे क्या होगा कि आप अपने आप को जान पाएंगे कि आप लोगों की तैयारी कितनी अच्छी है। ठीक है, तो अब हम ज़्यादा बातें और नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त को जमने में कौन सा तत्व सहायक है? बताइए। चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक है? बताइए। इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग दीजिए। हमें आपसे यही उम्मीद है कि आप लोग सही जवाब दे पाएंगे। चलिए, आई होप कि आप लोग सही जवाब दे दिए होंगे और आप लोग अपने नोटबुक में इसे नोट भी कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं जमने के लिए क्या सहायक होते हैं? थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, क्या होता है वो? थ्रोम्बोसाइट, जो सहायता करते हैं रक्त को जमने में। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या होती है? बताइए। मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बताइए। इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग अपने नोटबुक में नोट करते चलिए। ठीक है, तो आप लोग जवाब दे दिए होंगे। तो देखिए, मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या 14 होती है। कितनी होती है? 14 होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, मांसपेशी संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? बताइए। मांसपेशीय संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? बताइए, आप लोग जवाब दीजिए। देखिए, जब मांसपेशी संकुचन होती है और उसमें मांसपेशी छोटी हो जाती है, ठीक है, तो उसे आइसोमेट्रिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसोमेट्रिक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइसोमेट्रिक। अब अगला क्वेश्चन देखिए, लाल रक्त कणिकाओं में और कौन सा तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करते हैं? बताइए। लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करते हैं? बता दीजिए आप लोग सही जवाब।
तो देखिए आरबीसी में वो पदार्थ हैं आरबीसी में वो पदार्थ हैं हीमोग्लोबिन, जिसमें आयरन पाया जाता है। ठीक है, यही हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के वहन का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, क्रायोथेरेपी क्या है? बताइए क्रायोथेरेपी क्या है? तो देखिए बर्फ़ द्वारा जब किसी रोगी का उपचार किया जाता है, ठीक है, बर्फ़ के द्वारा किसी रोगी का या किसी पेशेंट का उपचार किया जाता है या उसे ट्रीटमेंट किया जाता है बर्फ़ के द्वारा, तो उसे क्या कहा जाता है? क्रायोथेरेपी कहा जाता है। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा, बर्फ़ के द्वारा उपचार क्रायोथेरेपी कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहाँ ऑक्सीकृत होता है? बताइए कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहाँ ऑक्सीकृत होता है? बताइए, आप लोग सही जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोग अपने नोटबुक में नोट कीजिए। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो हैं वो फेफड़ा में, ठीक है, लंग्स में ऑक्सीकृत होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? फेफड़ों में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप लोग हमारे साथ यूं ही बने रहें। और अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी है? बताइए निम्नलिखित में कौन मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी है? तो देखिए मानव शरीर की जो सबसे भारी और लंबी हड्डी हैं वो हैं फीमर की हड्डी। ठीक है, वो कौन सी हड्डी है? फीमर की हड्डी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और आप लोगों को ज्ञात होगा कि ये फीमर की हड्डी हमारे जंघा में पाया जाता है। जब हमारे शरीर के सबसे भारी और सबसे लंबी हड्डी फीमर हैं, तो अब बता दीजिए आप लोग कि हमारे शरीर के सबसे छोटी हड्डी कौन सी है और कहाँ पाई जाती है? तो देखिए हमारे शरीर के जो सबसे छोटी हड्डी है वो है स्टेपेज की हड्डी, जो कान में पाया जाता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, शरीर की सबसे मजबूत स्नायु हैं? बताइए हमारे शरीर के सबसे मजबूत स्नायु कौन सी है? तो बता दीजिए। देखिए हमारे शरीर के सबसे मजबूत स्नायु है सोलियम। ठीक है, जो हमारे शरीर के सबसे मजबूत स्नायु है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोलियम, जो हमारे शरीर के सबसे मजबूत स्नायु हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हृदय के ऊपरी चैम्बर को कहते हैं? बताइए हृदय के ऊपरी चैम्बर को क्या कहते हैं? तो देखिए हृदय के ऊपरी चैम्बर को आलिंद कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ऊपरी चैम्बर को क्या कहा जाता है? आलिंद कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। जब हृदय के ऊपरी चैम्बर को आलिंद कहा जाता है, तो अब बताइए हृदय के निचली चैम्बर को क्या कहा जाता है? तो देखिए हृदय के निचली चैम्बर को निलय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निलय कहा जाता है। और इसको याद करने का बिल्कुल आसान तरीके हैं, आप लोग भी इसको याद रख सकते हैं जैसे हम इसको याद किए हुए हैं। देखिए हम इसको कैसे याद किए हुए हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो हृदय के ऊपरी चैम्बर, ठीक है, तो हृदय ऊ देखिए कैसा लग रहा है? ओ के जैसा लग रहा है ना, तो ओ मतलब आलिंद हो गया। ठीक है, तो हृदय के ऊपरी चैम्बर को क्या कहेंगे? आलिंद कहेंगे। और हृदय के निचली चैम्बर तो नी, ठीक है, निचली, तो निचली चैम्बर को क्या कहेंगे? निलय कहेंगे। यही ट्रिक है और इसी के माध्यम से हम इसको याद किए हुए हैं, तो आप लोग भी इसी के माध्यम से याद कर सकते हैं। ठीक है, हृदय के निचली निमिष निलय। ठीक है, तो हृदय के निचली चैम्बर को क्या कहेंगे? निलय कहेंगे। और हृदय के ऊपरी चैम्बर को क्या कहेंगे? आलिंद कहेंगे। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए,
रक्त का कार्य है। बताइए रक्त का कार्य क्या है? तो रक्त का कार्य क्या है बताइए? ऑक्सीजन की पूर्ति करना। जी हाँ, रक्त का कार्य ऑक्सीजन की पूर्ति करना है। बताइए वृद्धि कारकों को ले जाना। जी हाँ, ये भी कार्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। यानी कि ब्लड का कार्य ऑक्सीजन की पूर्ति करना भी है और वृद्धि कारकों को ले जाना भी ब्लड का ही, रक्त का ही कार्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों की कुल वायु क्षमता होती है। बताइए फेफड़ों की कुल वायु क्षमता कितनी होती है? तो देखिए हमारे फेफड़ों की कुल वायु की क्षमता होती है 6 से 8 लीटर। ठीक है, कितनी क्षमता होती है? 6 से 8 लीटर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 से 8 लीटर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कुहनी की संधि को मोड़ने एवं विस्तार में कौन सी मांसपेशी सहायक होती है? ठीक है, समझ गए होंगे। हमारी कुहनी है, उसको जब हम मोड़ते हैं और उसको फैलाते हैं, ठीक है, तो इनमें कौन सी मांसपेशी सहायक होती है? तो देखिए हमारी कुहनी को मोड़ने और फैलाने में जो मांसपेशी सहायक होती है वो मांसपेशी है बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स। क्या है? बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है? बताइए मांसपेशियों में किस तत्व की पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है? तो देखिए हमारे अर्थात खिलाड़ियों की मांसपेशी में ग्लाइकोजेन की मात्रा पर्याप्त होती है, जिसके कारण खिलाड़ी जो होते हैं वो देर तक भी नहीं थक पाते हैं। तो क्यों? ग्लाइकोजेन के उपस्थिति के कारण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, किस तत्व की कमी के कारण बेरी-बेरी रोग होता है? बताइए किस तत्व की कमी के कारण बेरी-बेरी रोग होता है? तो देखिए बेरी-बेरी रोग तो आप लोग ध्यान में रखिए कि सबसे पहले कि बेरी-बेरी रोग जो होते हैं वो विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है, और इस ऑप्शन में भी विटामिन B1 ही दिया हुआ है, बस इसमें अंतर है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। तो बताइए विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? और वही सही उत्तर होगा। ठीक है, तो देखिए विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन, और थायमीन के कमी से ही बेरी-बेरी रोग होता है, अर्थात विटामिन B1 की कमी से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अर्थात थायमीन। अब चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, संक्रामक रोग का प्रसार कैसे होता है? बताइए संक्रामक रोग का प्रसार कैसे होता है? तो देखिए संक्रामक रोग का प्रसार वायु, जल, भोजन, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ इत्यादि के द्वारा होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए। जल भोजन के द्वारा यस होता है, कीड़ों के द्वारा होता है यस होता है, वायु के द्वारा भी संक्रामक रोग का फैलाव होता है अर्थात प्रसार होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी के द्वारा संक्रामक रोग का प्रसार होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व गर्मी एवं ताकत प्रदान करता है? बताइए निम्न में से कौन सा पोषक तत्व गर्मी एवं ताकत प्रदान करता है? बताइए, सही जवाब दीजिए। तो देखिए इनमें से वो पौष्टिक तत्व है, कौन सा है? प्रोटीन है, जो हमें गर्मी एवं ताकत प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोटीन, जो हमें गर्मी एवं ताकत प्रदान करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन।
अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, आयरन किस खाद्य सामग्री में उपलब्ध है? बताइए, आयरन किस खाद्य सामग्री में उपलब्ध है? तो देखिए आयरन जो है हरी साग सब्जी में ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होती है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, आयरन जो होते हैं वो हरी सब्जियां में ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, हरी सब्जियां। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एंथ्रोलॉजी अध्ययन करता है। बताइए एंथ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो देखिए जोड़, यानी कि हमारे शरीर में जो जोड़ हैं, ठीक है, जोड़, तो जोड़ के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जोड़ को अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जोड़ों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब एक ऑस्टियोलॉजी होते हैं। ठीक है, देखिए ये हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अब देखिए इनमें एक ऑप्शन है मांसपेशियों का, तो मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। ध्यान में रखिएगा, मायोलॉजी कहलाता है मांसपेशियों का अध्ययन। ठीक है, अब एक ऑप्शन है इसमें तंत्रिका तंत्र का, तो बताइए तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए तंत्रिका तंत्र का अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी। क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। तो चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को भली भांति अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता होगा, हमें यही उम्मीद है, यही आशा है। यदि आप लोगों को अच्छा लगता होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आप लोग हमारे साथ यूं ही बने रहिए। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, मेरुदंड हड्डियों की संख्या होती है? बताइए मेरुदंड हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बताइए मेरुदंड हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए हमारे शरीर में मेरुदंड हड्डियों की संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, त्वचा से प्रतिदिन पानी खर्च होता है लगभग? बताइए हमारे त्वचा से प्रतिदिन पानी कितनी मात्रा में खर्च होती है? तो देखिए हमारे त्वचा से प्रतिदिन लगभग 400 मिलीलीटर पानी खर्च होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 400 मिलीलीटर। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, ह्यूमरस हड्डी स्थित होती है? बताइए ह्यूमरस हड्डी कहाँ स्थित होती है? तो देखिए ये ह्यूमरस हड्डी जो होती है ये ऊपरी लिम्ब में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? ऊपरी लिम्ब में स्थित होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊपरी लिम्ब में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, फूल का चमकीला तथा आकर्षक अंश हैं? बताइए फूल का जो चमकता है और आकर्षक भाग होता है वह क्या होता है, उसे क्या कहा जाता है? बताइए। तो देखिए फूल का जो चमकीला और आकर्षक भाग होता है उसको दलपुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दलपुंज कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया, दलपुंज। ठीक है, ये दलपुंज जो है ये रंगीन होता है और यह हरा रंग को छोड़कर अन्य रंगों में पाया जाता है। ठीक है, ये दलपुंज जो होते हैं ये कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं और ये हरा रंग को छोड़ करके अन्य किसी भी रंग में हो सकते हैं, बट हरा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग भी मेरे साथ चलिए अगले क्वेश्चन पर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, कॉलरा होता है? बताइए कॉलरा क्या होता है? ठीक है, ये कॉलरा बीमारी होता है और ये कॉलरा बीमारी किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है, टॉक्सिन के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है या कीटों के द्वारा होता है? बताइए।
तो देखिए ये कॉलरा डिजीज़ जो होती है ये बैक्टीरिया के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? बैक्टीरिया के द्वारा होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अंडे उत्तम स्रोत हैं, बताइए अंडे उत्तम स्रोत हैं किस पौष्टिक तत्व का? तो देखिए अंडा जो है ये प्रोटीन का उत्तम स्रोत होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, अंडा प्रोटीन का उत्तम स्रोत होता है, अर्थात अंडा में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटीन का। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे के किस भाग में जूट तंतु पाया जाता है? बताइए पौधे के किस भाग से जूट जो है वो प्राप्त किया जाता है? तो देखिए जूट जो है ये पौधे के तना से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तना से प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे जो अपना खाद बना सकते हैं कहलाते हैं? बताइए पौधे जो अपना भोज्य पदार्थ बना सकते हैं क्या कहलाते हैं? तो देखिए जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑटोट्रॉफ। ठीक है, और जो दूसरे के भोज्य बनाए गए भोजन पर आश्रित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? बताइए। तो जो दूसरे के बनाए हुए भोजन पर आश्रित होते हैं उसे पैरासाइट कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, फूल फल तथा बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे कहलाते हैं? बताइए फूल फल बीज धारण करने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? बताइए। तो देखिए जो पौधे फूल फल बीज धारण करते हैं उसे एंजियोस्पर्म कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? एंजियोस्पर्म कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और जो पौधे फूल फल बीज धारण नहीं करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए जो पौधे फूल फल बीज धारण नहीं करते हैं उसे जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से द्विबीजपत्री कौन सा है? बताइए निम्नलिखित में से द्विबीजपत्री कौन सा है? तो बताइए ये द्विबीजपत्री क्या होता है? देखिए जिसके बीज में दो बीज पाया जाता है अर्थात दो भागों में बटा होता है वही द्विबीजपत्री होता है। जैसे जितने भी दलहन होते हैं वे द्विबीजपत्री होते हैं, और अनाज जितने भी हुए वे द्विबीजपत्री नहीं होते हैं, अर्थात उसमें दो बीज पत्र नहीं पाया जाता। जैसे कि मकई में द्विबीज पत्र नहीं होता है, घास भी नहीं होता है। और आम का जो गुठली होता है उसको आप लोग देखे होंगे कभी बचपन में, उसको तोड़ के उसमें दो पत्री पाया जाता है, उसमें बीज के अंदर दो भाग बटा होता है, अर्थात ये कैसा हो गया? द्विबीजपत्री हो गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, आम। आम जो है द्विबीजपत्री हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, एकल कोशिकीय प्राणी यानी कि एक कोशिकीय प्राणियों का वर्गीकृत किया जाता है? बताइए जो एक कोशिकीय प्राणी होता है उसको किस संघ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो देखिए जो एक कोशिकीय प्राणी होती है, ठीक है, उसे प्रोटोजोआ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? प्रोटोजोन्स के रूप में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटोजोन्स के रूप में एक कोशिकीय जीव को वर्गीकृत किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केले के पौधे की जड़ हैं? बताइए केले की पौधे की जड़ कैसी जड़ है? बताइए। तो देखिए केले की पौधे की जो जड़ होती है वो
श्वसन जड़ होती है। कैसे होती है? श्वसन मूल होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को क्या कहा जाता है? अशुद्धि से जो पूर्ण रूप से मुक्त होता है उसे परम शुद्ध जल होता है, उसको क्या कहा जाता है बताइए। तो देखिए जो परम शुद्ध जल होता है उसे आशुत जल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आशुत जल कहा जाता है, जिसको डिस्टिल वाटर भी कहा जाता है, डिस्टिलेशन वाटर कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, आशुत जल। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जल जनित रोग क्या है बताइए। जल जनित रोग इनमें से कौन सा है जो जल के द्वारा फैलता है, अर्थात अशुद्ध जल के सेवन से फैलता है? तो देखिए जल जनित इनमें से वो डिजीज हैं, हेपेटाइटिस जो जल जनित हैं, जो अशुद्ध जल के सेवन से फैलता है, वो है हेपेटाइटिस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता है? बताइए इनमें से कौन सा पदार्थ है जो जल में नहीं घुलता है? तो बताइए दूध पानी तो मिल ही जाता है। ठीक है, तो इस पे एक सॉन्ग्स भी है दूध पे कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दे तू लगे उस जैसा। ठीक है, तो दूध और पानी तो मिल ही जाता है, तो समझ गए होंगे कि दूध और पानी तो मिल ही जाता है। अल्कोहल भी मिल जाता है और शहद को भी आप लोग पानी में मिला सकते हैं। लेकिन क्या कभी आपने तेल को पानी में मिलाकर देखे हैं? नहीं। अगर देखे हुए तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, पानी में तेल को डाल दीजिएगा तो तेल जो है पानी के ऊपरी सतह पे ही तैरते रहते हैं, वो पानी में नहीं मिल पाते हैं तेल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है बताइए। इनमें से कौन सी कोशिकीय अंग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है? तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो कोशिकीय अंग नहीं पाया जाता है वो हैं, क्या हैं? वो हैं केंद्रक झिल्ली, अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है बताइए। एफ्लाटॉक्सिन नामक विष किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? विषाणु के द्वारा, फंगस के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा या फिर जीवाणु के द्वारा बताइए। तो देखिए एफ्लाटॉक्सिन नामक विष, ठीक है, ये जो हैं स्रावित किए जाते हैं फंगस के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? फंगस के द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है बताइए। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो देखिए मानव शरीर के फेफड़ा, ठीक है, किसमें? फेफड़ा में जो ऑक्सीजन होते हैं, अर्थात ब्लड जो होते हैं, ठीक है, मानव शरीर के फेफड़ा में ब्लड जो होते हैं वो ऑक्सीजन युक्त होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, फेफड़ा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है बताइए। मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है बताइए। और ये मियोसिस क्या होता है? देखिए ये मियोसिस जो है एक स्टेज है, ये एक फेज है सेल के डिवीजन का, अर्थात कोशिकाओं में जो डिवीजन होता है, विभाजन होता है कोशिकाओं में, उसका ये एक अवस्था है मियोसिस। ठीक है, तो बताइए मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है बताइए।
तो देखिए मियोसिस 1 जो होता है ये एक प्रकार के अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। मियोसिस 1 जो होता है ये एक प्रकार के अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और मियोसिस सेकेंड जो होता है वो समसूत्री विभाजन होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। मियोसिस 1 कैसा होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। मियोसिस 1 अर्धसूत्री विभाजन होता है और मियोसिस 2 जो होता है वो समसूत्री विभाजन होता है, ध्यान में रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिका में, बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिका में, क्या करता है बताइए। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिकाओं में रिस्पायरेशन करना, क्या करना, रिस्पायरेशन करना, यानी कि श्वसन करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, रिस्पायरेशन। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैप्थोक्विनोन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है, बताइए। नैप्थोक्विनोन जो है ये एक विटामिन का रासायनिक नाम है, बताइए वो कौन सी विटामिन है। क्या वो विटामिन ए है, क्या वो विटामिन के है, या बताइए वो विटामिन सी है या विटामिन डी है जिसका नाम नैप्थोक्विनोन है। बताइए सही जवाब इसका क्या होगा। तो देखिए नैप्थोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है, ठीक है। नैप्थोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है, किसका नाम है, विटामिन के का रासायनिक नाम है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जैविक रजक बायोलॉजिकल पिगमेंट जिसे कहा जाता है, जिनमें मनुष्य में त्वचा का रंग निर्धारित होता है, उनको निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, ठीक है। जैविक रजक जिसको बायोलॉजिकल पिगमेंट कहा जाता है, यानी कि जैविक रजक के द्वारा ही मनुष्य का रंग काला गोरा निर्धारित होता है, ठीक है। अब इस जैविक रजक को क्या कहा जाता है, बताइए। तो इस जैविक रजक को मेलानिन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मेलानिन कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, वाटसन एवं क्रिक ने जिस डीएनए अणु की संरचना का प्रतिरूप प्रस्तुत किए उसे अब क्या कहते हैं, बताइए। बताइए वाटसन एवं क्रिक ने जिस डीएनए अणु की संरचना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए वाटसन एवं क्रिक ने जो डीएनए के अणु की संरचना का प्रतिरूप तैयार किया था उसको अब क्या कहा जाता है पता है, उसको अब बी डीएनए कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बी डीएनए कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्ण वर्ण अंधता, नेफ्राइटिस आदि वंशागत बीमारी हैं, इनका गुण बताइए क्या है। पूर्ण वर्ण अंधता, नेफ्राइटिस ये सब कैसा बीमारी है, वंशागत बीमारी है, और इसका गुण बताइए क्या है। तो देखिए ये सब तो वंशागत बीमारी है और क्यों होता है, देखिए पूर्ण वर्ण अंधता, नेफ्राइटिस आदि वंशागत बीमारी हैं, ये एक्स संलग्न का गुण है, ठीक है, एक्स सहलग्न का गुण है। अर्थात इस बीमारी का जो जीन होता है किसमें पाया जाता है, पुरुष में या महिला में। तो एक्स सहलग्न का मतलब क्या हो गया कि इस बीमारी का जो जीन होता है ये महिला में पाया जाता है, ठीक है, अर्थात एक्स सहलग्न होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, एक्स सहलग्न, ठीक है। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताइए। विकल्प को चुनिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, बताइए, आप लोग सही जवाब दीजिए। बताइए, देखिए
देखिए युगलिना क्या है, ठीक है, युगलिना तो जंतु एवं वनस्पति की संयोजित कड़ी है, ठीक है, जंतु एवं वनस्पति, ठीक है, जानवर एवं पेड़ पौधे जो है, ठीक है, उसके बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है, युगलिना कहा जाता है। ये तो सही है। अब अगला देखिए नियोपिल्लाइना क्या है बताइए, ऑर्थोपोडा एवं मोलस्का का संयोजित कड़ी है, नहीं ये तो नहीं है। नियोपिल्लाइना ऑर्थोपोडा एवं मोलस्का का कड़ी तो ये नहीं है। अब बताइए तीसरा, देखिए तीसरा पेरिपेट्स जो हैं ये एनेलिडा एवं ऑर्थोपोडा के बीच की कड़ी हैं, हाँ ये हैं। और कीओप्टस क्या है बताइए, सरीसृप तथा पक्षियों के बीच की कड़ी हैं, ये भी सही है। तो इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, तो वो तो नियोपिलाइना है, अर्थात ये 2 है। ये 2 जो है ये सही नहीं है। तो इसमें देखिए कोट के अकॉर्डिंग कौन सा सही आंसर होगा, तो देखिए ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है 2, ये 2 जो है ये सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समजात अंगों का उदाहरण है बताइए, निम्नलिखित में से कौन समजात अंगों का उदाहरण है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्रैको तथा चमगादड़ के पैट्रिजियम क्या है, एक प्रकार के समजात अंग हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित हैं बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित हैं। बताइए, एड्स वायरस SSRNA है, हाँ ये तो सही है। एड्स वायरस SSRNA से ही फैलता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कि एड्स वायरस RNA से फैलता है। और वो कौन सा वायरस होता है, SSRNA होता है। और इसी के द्वारा एड्स वायरस में SSRNA पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही हो जाएगा राइट आंसर, कि एड्स वायरस में SSRNA पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, पादपों में कैल्शियम के कार्य हैं बताइए, पादपों में कैल्शियम के कार्य बताइए। तो देखिए पादप में कैल्शियम के कार्य क्या है बताइए। तो पादप में कैल्शियम जो होता है वो कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, हाँ करता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिए, अमीनो अम्ल तथा कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में सहायक होता है, हाँ होता है। पादप में जो कैल्शियम होता है वो अमीनो अम्ल तथा कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में सहायक होता है, कोशिका भित्ति की संरचना में भी सहायक होता है। अब बताइए ये जो कैल्शियम होते हैं पादपों में वो रंध्रों के खुलने तथा बंद होने में सहायक होते हैं, ये कैसे हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता है। अब बताइए क्या पादप में जो कैल्शियम होता है वो क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन है जो सही है, तो कोशिका भित्ति की संरचना में सहायक होते हैं कैल्शियम, यस। अमीनो अम्ल तथा कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में सहायक होते हैं कैल्शियम, यस। तो इसमें 1 और 2 जो हैं सही हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, इस कूट के अकॉर्डिंग। तो 1 और 2 सही है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कूट के अकॉर्डिंग। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है बताइए। मनुष्य का अंगूठा जो होता है शेष अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र होता है, ठीक है। क्यों ये स्वतंत्र होता है, इसमें क्या पाया जाता है बताइए। तो देखिए मनुष्य का जो अंगूठा होता है वो बाकी अंगुलियों की अपेक्षा स्वतंत्र होता है। क्यों होता है, क्योंकि अंगूठे में सैंडल संधि पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, सैंडल संधि पाया जाता है। इसी के कारण अंगूठा जो होता है बाकी अंगुलियों की अपेक्षा स्वतंत्र होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सैंडल संधि पाया जाता है, ठीक है। और ये सैंडल संधि के कारण अंगूठा जो है बाकी
अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र होता है, ठीक है। यानी कि अधिक स्वतंत्रता से गति करता है अंगूठा हमारा। और क्यों करता है? क्योंकि अंगूठा में सैंडल संधि पाया जाता है। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, मूल गोप रूट कैप नहीं पाया जाता है, बताइए। मूल गोप अर्थात रूट कैप नहीं पाया जाता है। तो देखिए मूल गोप जो है ये जलीय पौधे में नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये जलीय पौधे में नहीं पाया जाता है, जलोभिद पौधे में नहीं पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए जलीय पौधे क्या होते हैं, ठीक है। तो वैसे पौधे जो आंशिक या पूर्ण रूप से जल में डूबे होते हैं उसको ही क्या कहते हैं? जलोभिद पौधे कहते हैं या जलीय पौधे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हाइड्रोफाइट भी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए सिंघाड़ा ले लीजिए, कमल ले लीजिए, ठीक है। अब एक जो है इसमें ऑप्शन है मरुभिद, ठीक है। तो मरुस्थलीय पौधे इस मरुभिद इसमें कौन सा है बताइए। देखिए तो मरुभिद किसको कहा जाता है? तो मरुभिद वैसे पौधे को कहा जाता है जो शुष्क भूमि एवं जलवायु में उगते हैं, उसी को ही मरुभूमि पौधे कहा जाता है, जो शुष्क वायु में उगते हैं। जैसे नागफनी और मदगर, ओक, ये सब जो हैं कैसे हैं? मरुभूमि पौधे हैं, यानी कि मरुभिद पौधे हैं। एक ऑप्शन और है, कौन सा है? ये देखिए मीजोफाइट है। और ये मीजोफाइट को किसको कहा जाता है? देखिए ये मीजोफाइट किसको कहा जाता है? तो मीजोफाइट वैसे पौधे होते हैं जो सामान्य मिट्टी तथा साधारण ताप एवं नमी में उगते हैं, ठीक है। वैसे पौधे जो सामान्य मिट्टी तथा साधारण ताप एवं नमी में उगते हैं उसे ही मीजोफाइट कहा जाता है, जिसको समुद्रभिद कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में मीजोफाइट कहा जाता है। जैसे धान, गेहूँ, मक्का, ये सब कैसे हैं? मीजोफाइट हैं। अगला देखिए हेलोफाइट एक ऑप्शन है। ये हेलोफाइट लवणोमदोभिद होता है। ये हेलोफाइट क्या होता है? तो वैसे पौधे जो लवणीय स्थान जैसे कि समुद्र के किनारे या दलदली भूमि में उगते हैं उसको ही क्या कहते हैं? लवणोभिद कहते हैं, ठीक है। और लवणोभिद क्यों? क्योंकि समुद्री इलाके में जो उगता है तथा समुद्र में तो लवण पाया जाता है, तो इसका मतलब वो लवणोभिद हो जाएगा, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हेलोफाइट कहा जाता है। तो एग्जाम्पल को कौन सा हो जाएगा? राइजोफोरा, पोई, सोनेरेसिया, ठीक है। ये सब कैसा पौधा है? हेलोफाइट पौधा है। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है, ऐसा किस लिए? क्योंकि अधिक नमक और चीनी डैश, बताइए। खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है, ऐसा किस लिए? क्यों अधिक नमक और पानी क्या करता है, बताइए। क्यों अधिक नमक और चीनी डाल करके परिरक्षित किया जा सकता है? तो देखिए अधिक जब नमक और चीनी डाल दिया जाता है खाद्य पदार्थों में तो क्या करता है? ये सूक्ष्म जीवों की कोशिका का द्रव का संकुचन कर देता है। अर्थात सूक्ष्म जो जीव होते हैं वो वायरस, बैक्टीरिया, उसके जो कोशिका में जो द्रव होता है उसको संकुचन कर देता है, अर्थात उसको चूस लेते हैं। और जब उसके द्रव को चूस लेते हैं तो ऑटोमेटिक सूक्ष्म जीव है वो मर जाता है। जब सूक्ष्म जीव मर जाएगा जब सूक्ष्म जीव मर जाएगा तो खाद्य पदार्थ जो है वो सुरक्षित रहेगा, वो खराब नहीं हो पाएगा। और यही लॉजिक है कि खाद्य पदार्थ जो होते हैं उसमें चीनी और नमक डालकर उसको बहुत लंबे समय तक के लिए सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं का द्रव संकुचन यानी कि कुचन कर देते हैं, ठीक है, उसको कुच देते हैं, यानी कि उसको दबा के मार देते हैं वायरस बैक्टीरिया को। कौन? नमक और चीनी, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हार्मोन एड्रेनल हैं, बताइए। हार्मोन एड्रेनल हैं, बताइए क्या है? आप लोग जवाब दीजिए। देखिए हार्मोन एड्रेनल जो होते हैं वो क्या होते हैं? जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर के असमंजन से शरीर की सहायता करता है, ठीक है। मतलब कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति अधिक गुस्से में होता है
या अधिक चिंतित होता है या फिर अधिक खुशी में भी होता है, उस कंडीशन में ये जो है हार्मोन उनके शरीर को कंट्रोल करने का काम करता है एड्रेनल। ठीक है, ये एड्रेनल ग्लैंड या हार्मोन जो है एड्रेनल हार्मोन, ये एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है। और ये एड्रेनल हार्मोन जो है जब कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है या फिर वो बहुत खुशी में या तनाव के स्तर में होता है तो उसको असमंजस, ठीक है, उसको असमंजस करने में शरीर की सहायता करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये था आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 650 तक डिस्कशन किए हैं। नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, और ये कौन सा पार्ट था? तो ये था पार्ट 13 और नेक्स्ट पार्ट लाएंगे 14। इस 14 पार्ट जब लाएंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 651 से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वो पार्ट भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम पार्ट 14 डालें, ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप लोग उस पार्ट को भी देख पाएँ। और साथ ही साथ हम कहना चाहेंगे कि यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हों और आप लोगों के लिए बेस्ट एक्सप्लेनेशन हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर पाएँ। और ये सब तभी होगा जब आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, सहायता करेंगे, ठीक है, हेल्प करेंगे। और हमें उम्मीद है कि आप लोग हमें ज़रूर हेल्प करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट कम्युनिटी जो है बहुत बड़ा कम्युनिटी है और स्टूडेंट कम्युनिटी जिसको चाह लेगा उसको ज़रूर हेल्प कर लेगा। और हम भी एक स्टूडेंट कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं। बस हम आप लोगों के लिए थोड़ा सा मेहनत करते हैं और आप लोगों को हेल्प करने की हमें चाहत हुई, इच्छा हुई, इसीलिए हमने सोचा कि आप लोगों को हेल्प करें। ठीक है, तो हम ये जो सोचते हैं, हमारा ये थिंकिंग पावर आप लोगों को अच्छा लगता होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें हेल्प कीजिएगा। ठीक है, ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाए। और हम आपसे आज वादा करते हैं, अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो हम सारे सब्जेक्ट को बेहतर एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो इसी के साथ हम आज की अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। तो आप लोग हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो अंत में कहना चाहेंगे कि थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।